हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे अपना IRMS का पार्टिसिपेट करने बिकॉज ये हमारे हक की जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग यार जहाँ पे जितने भी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ जहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जब बीटेक करते हैं मैकेनिकल, सिविल, डबल करते टाइम हमारा एक सपना होता है हमेशा कि हम इंजीनियरिंग में अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम रेलवे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं से हमें एक प्रेस्टिजियस जॉब देगा। और ये काफ़ी हद तक जब तक हम 2019 तक की बात करें तो तब तक हमारे लिए बहुत अच्छा था। हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज देते थे, रेलवे में एज एन IAS ऑफिसर जाते थे, ज्वाइन करते थे। बट अब अगर जस्ट बात करें 2019 के बाद की तो पहले तो IAS की वैकेंसी में से रेलवे हटाया गया, फिर धीरे से बोला गया कि नहीं अभी IRMS की बात करनी है। अभी IRMS की बात थी तो हम लोग सारे के सारे इस उम्मीद में थे कि अभी हम कुछ कर सकते हैं, अभी हमारे लिए कुछ ना कुछ होने वाला है। बट इस बार जो अभी डिसीजन आया है, अब मेरा जस्ट जो मानना है, जैसे हम लोग अभी यहाँ से अभी आए हैं अड्डा 24 सर्विसेज, तो हमें हमारा जस्ट सिंपल ये मानना है कि यार पहला पॉइंट ये कि जो हमारा IRMS यहाँ पे रखा गया 6 महीने के अंदर अगर हम 6 महीने के अंदर कोई एग्जाम CSE का दिलाया जाता तो क्या हम इसके लिए इतनी जल्दी रेडी हैं? दूसरा, हम अगर इंजीनियर्स हैं तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि कुछ भी कभी भी बोल दिया गया? यार गाइस, तो आप लोगों को पता है यार, इतने दिन से हम लोग IRMS की बात कर रहे थे और एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों की जो भी हमारे लिए जस्टिस है यार, अगर हम ही लोग प्रिपेयर करना बंद कर देंगे तो फिर कौन करेगा ये सब? ठीक है, तो फाइट हमारी है, सब लोगों को बिल्कुल आगे आना पड़ेगा, सब लोगों को रोड पे आना पड़ेगा। आप देख रहे हुए यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है, इतने सारे लोग अवेलेबल है। अब आप देख पा रहे हो आप लोग, तो यही है, मतलब ये सिर्फ इन्हीं लोगों की फाइट नहीं है, ये आपकी भी फाइट है और आपको इस फाइट में पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वरना हमारे पास आगे कोई भी सोल्यूशन नहीं बचेगा। आप कितना भी लगा लो, पूरा एफर्ट लगा लो, क्योंकि अगर एक बार ये हाथ से निकल गया तो फिर निकल गया। तो इसी बार हमको ये चीज चाहिए, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इन सारी चीजों में, ठीक है? तो मैंने यही से जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को सबको इन्फॉर्म करिए, है ना। हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग थे, जो भी हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से आए हैं, तो हम चीज चाहते हैं कि हाँ ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। तो ना ऐसा नहीं कि नहीं सर आप लड़ रहे हो, हम लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, जो भी वो सब लोग एक साथ मिलके ना कुछ हमें ऐसा क्रिएट करना है कि नहीं ये एग्जाम हमारे लिए है और हमारे लिए ही होना चाहिए। मेरा जस्ट मानना है, आप लोगों का भी यही मानना है और इसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करिए, जो लोग दिल्ली में हैं वो लोग जल्दी से हमारे आंध्र प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय सदस्य छोटे भाई नेहरू जी, जो हमेशा से इनका सहयोग इस संघर्ष में रहा है, वही उपस्थित हो और इस जन आंदोलन को हम लोग रुकने न दें। कारण हमारा रुकने रहे, हम लोग ट्रैवल सरकार ने सुना कि किसी का मैथ्स और फिजिक्स होना किसी चीज को और ये बात हम भी मानते हैं कि अगर आपको किसी आपके पास डिस्ट्रिक्ट का SDM सपोज आपको हैंडल करनी है, डिस्प्यूट हैंडल करनी है, जनसंख्या गिरने के लिए डिस्प्यूट वाला आता है, तो मैं एक गिवन देश में आबादी के बाद आपके पास होती है क्या चल रहा है कि आपके पास बुक है, हमारा डिसीजन लेने के लिए हमने कहा ठीक है, हमें कोशिश करेंगे। CSET को क्या कर दिया गया, लिखना पड़ रहा है, दिया गया और लॉन्ग टाइम और लिखने वाले डिसाइड होने लगे GS के बेस पे। तो पहला तो मेरा ये पॉइंट इस एग्जाम को लेने का ये है कि ये पॉसिबल है कि रोल बैक हो सकता है। और रोल बैक इसलिए नहीं कि मतलब मैं पहली बार आया हूँ IRMS के प्रोटेस्ट में और मैं बड़े लॉजिकल पॉइंट के साथ आया हूँ। अगर मुझे लॉजिक नजर नहीं आता, मैं पॉइंट ये है मेरा भला अरे मुझे बात करना पूछ तो साहब आ जाए, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, जिस मीडिया हाउस पे आप कहना चाहें उस पर आ जाए, मेरे साथ डिबेट कर ले। आप बेहतर चाहते हैं ना, आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, डिबेट तो कर लो भाई। आप किसानों के लिए बेहतर आप बंद कमरे में सोच लेते हैं, बिना किसानों से मिले। इंजीनियर से बेहतरी आपने सोची बिना इंजीनियर से मिले। मैं कुछ सिंसियर पॉइंट अपने रख रहा हूँ, ये पॉइंट इसलिए है, पॉइंट तो ये सरकार तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपके चाहता हूँ कि आप हमें जोश है कि हम सही चीज के लिए बैठे हैं। सही का एहसास होता है तो इंसान में जोश आता है। पहला पॉइंट मेरा ये है कि
3 साल लगे आपको डिसीजन लेने में। पूजा पाठ चलते जा रहे हैं। डिसीजन को तो आप कोविड के टाइम पे बता देते हैं, वहाँ जाके आप कोविड के टाइम पे रेलवे तो अगस्त में जाते बिजी रहते हैं। मैंने गवर्नमेंट जॉब में काम किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि काम करना चाहिए, लेकिन हमारे छोड़ के तो बन गया। अच्छा, जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो आपकी मीटिंग ऑनलाइन नहीं हो पाई, और आपकी तो रेलवे सब आप पड़ोस डिसीजन नहीं लिया गया। फिर आप डिसीजन के साथ आते हैं, कब आते हैं जब प्रोटेस्ट हुआ है, 15 दिन बाद आप डिसीजन ले आते हैं। 15 दिन में ऐसा डिसीजन निकालेंगे तो आपने 3 साल में नहीं लिया। बहुत बढ़िया समझ आया, इससे समझ आया कि करना है। यहाँ पे सरकार ऐसी है, ये आवाज से नहीं, जब तक धमाका ना हो जब तक सुनते ही नहीं है। बहरे लोग हैं, ये बात समझ आ गई हमें। दूसरा, जैसे मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि एकदम से डिसीजन कैसे आता है। दूसरा, अगर आप रेलवे को इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ना लेंगे, अगर सिविल्स के थ्रू लेंगे, मैं कहता हूँ एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी IRMS प्रेफरेंस नहीं होगी। रेलवे वाले इस बात को जान ले, बहुत सारे बच्चों को सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को IRMS पता तक नहीं होगा जब तक वो मेंस निकलेंगे। और आप बॉयज की जगह जरूरत बना रहे हैं रेलवे में। रेलवे में पहले मतलब जैसे इंजीनियर जाते थे, आपको शायद ना पता हो, PSC के थ्रू जो इंजीनियर जाते थे उनको 1 साल की वैकेशन देते थे कि आप अगर सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं तो दे लीजिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये प्रेफरेंस नहीं है तो वो दे लें, लेकिन उनसे लिखवाया जाता था एक रिटर्न, अगर आप 1 साल बाद या तो आप ज्वाइन करें, नहीं तो आप सिविल सर्विसेज लिख ही नहीं सकते। आपको लगता है कि जो बच्चा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लेगा वो IRMS की प्रेफरेंस होगी, वो टिक जाएगा। अरे भैया, IPS तक लोगों की प्रेफरेंस नहीं है, IRS तक लोगों की प्रेफरेंस नहीं है, आप कैसी बात करते हैं। IAS लोग देंगे और फिर उसके बाद ये हमेशा सेकंड चॉइस होगी, हमेशा सेकंड चॉइस। दूसरा, मेरे को टेक्निकल काम करना है रेलवे में। चलो मान लिया कि कुछ साइको इंजीनियर है जो कहते हैं हम इंजीनियरिंग के प्रति जज्बाती हैं, मैं रेलवे में जाऊंगा। अच्छा भैया, रेलवे में जाकर टेक्निकल काम करूंगा, लेकिन पहले हिस्ट्री पढ़ के आओ, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो और बाद में आके काम करो इंजन पे। वाह भाई, ये सही मजाक है। इससे बेहतर मैं टेक्निकल ना पढ़ूं, अगर मेरे को टेक्निकल काम करना है तो। अरे मैं टेक्निकल काम करूंगा तो मुझे कुछ तो पता होगा, तब मैं बेहतर काम करूंगा कि मैं हिस्ट्री। मेरे को हिस्ट्री पॉलिटी से कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि मुझे काम करना है टेक्निकल, तो मैं हिस्ट्री पॉलिटी क्यों पढ़ूं। तो फिर ऐसा करो कि 11th 12th में सब कंपल्सरी कर दो कि भैया आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि मैं नॉन-टेक पढ़ के मैं टेक्निकल एग्जाम या टेक्निकल फील्ड की मैं क्यों सोचूं। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि अब ऐसा मतलब ये डेमोक्रेसी आना चाहिए। आप 2020 में पेपर लेते हैं, वैकेंसी दिखाते हैं, पेपर निकाल लेते हैं, वैकेंसी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एक बच्चा 1 साल तैयारी, 2 साल 3 साल, मतलब 1 साल तो था ही जो 2020 में जिन्होंने पेपर लिखा। आप इतना तो मानते होंगे UPSC के पेपर्स में 1 साल में तैयारी नहीं। भैया जोड़ेबाजी मत करो, जो गरीब घरों से बच्चे आते हैं और जिनको कोई सेटअप नहीं होता वो 2-2 3-3 साल तैयारी करते हो, आप पेपर के बाद वैकेंसी निकाल लेते हो। मतलब कुछ भी कर दो, फिर ऐसा कर दो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो और मुझे अगले दिन रेस्टिकेट कर सकते हो। तो ये आप किस तरह की तानाशाही, आप पहले इन्फॉर्म करते भाई मैं पेपर ही ना देता, मैं तैयारी ही ना करता, पहले करते। तो ये पांचवा पॉइंट मेरे ये आता है कि ठीक है, आपको लगता है बेहतरी इसमें है IRMS सिविल्स के थ्रू है। मैं बिना डिबेट किए मैं एग्री कर लेता हूँ इस बात पे। अच्छा फिर ये बताओ मेरे लिए है क्या, मेरी गलती मुझसे कहाँ हुई। 11th 12th में सॉरी 10th में मैं पढ़ने का अच्छा था, पहली गलती मेरी। दूसरी गलती बहुत ज्यादा पढ़ाई की, ये मेरी गलती हुई।
ये हुई कि मैं अच्छे कॉलेज में पहुंचा प्रिपरेशन करके, और चौथी गलती मुझसे ये हुई कि मैंने बीटेक में भी अच्छी पढ़ाई की। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शंस क्या है? आपने इंडियन ऑर्डिनेंस खत्म कर दिया, ठीक है, शायद देश की बेहतरी के लिए, मतलब बहुत अच्छा था। आप बीपीसीएल को प्राइवेट करने के लिए, अच्छा मैं बीपीसीएल में मैंने काम किया है भाई, मैं बता दूं, बीपीसीएल इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग पीएसयूज। बीपीसीएल ऐसी पीएसयू है जो आपके पास प्राइवेट से ज्यादा बेहतर है वर्क कल्चर में, सब हर लिहाज से। लेकिन वो है ना, मैं गांव से हूँ तो हमारे यहाँ कहावत है, बुरी भैंस को कौन खरीदे तो अच्छी को खरीदे। तो बीपीसीएल वही भैंस है अच्छी दूध देकर उसको बेचा जा रहा है। आपने बीपीसीएल को बेचने की कोशिश, बीपीसीएल को बेचने की कोशिश, आप बीपीसीएल को आपने 3 साल से रिक्रूटमेंट नहीं होगा। आईओसीएल के अब जो बच्चे दे रहे होंगे, जो आईआईटी दिल्ली से एंटर किया हुआ है, और आईओसीएल का जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, वो ऐसे झोले खा रहा है, कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे। तो ओएनजीसी का रायता समझ आया हमें, मतलब कुल मिलाकर पीएसयू अभी एक प्रॉपर जो प्रोसेस है उसको नहीं ले रही है, पीएसयू नहीं ले रही है, पीएसयू नहीं ले रही है। उसके अलावा सर्विसेज के थ्रू ना ऑर्डिनेंस है ना एमईएस है, रेलवे साफ कर दिया। अब ये बता दो, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकता? नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मान लिया गवर्नमेंट जॉब अच्छी चीज नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी नहीं करेंगे, और हो सकता है कोई कल को ये कह दे कि ये जो बोल रहा है गवर्नमेंट जॉब जितनी ज्यादा होगी, टीचर है ये पढ़ाएगा, इसका फायदा होगा। अच्छा ठीक है भैया, हम गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे। अच्छा तो कहाँ जाए प्राइवेट में? एक बच्चा, ये दिसंबर की बात है, उस बच्चे ने मुझे ये कहा कि सर मेरी ट्रेनिंग लगवा दो प्राइवेट में, जयपुर का बच्चा है। मैंने कहा कि ठीक है ट्रेनिंग लगवा दूंगा, क्योंकि मैं एक करता हूँ एक उसमें मारुति की टीम से, तो मुझे लगा कि मारुति में तो मेरे जानकार है, ट्रेनिंग तो लगवा देंगे। मैंने मारुति वालों से बात की, अरे भाई ट्रेनिंग क्या नहीं हो पाएगा। मेरे जितने भी कॉलेज के दोस्त थे, अब जब इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं, वो ट्रेनिंग नहीं लगवा पा रहे। तो भैया जॉब तो बहुत बड़ी बात है। फिर अगर मैं धक्के मुक्के खा के कहीं घुस भी जाऊँ तो मुझे पैसा मिलता है 10 से 15,000 रुपये प्राइवेट में, और किराए की जब मैं पूछता हूँ तो मकान मालिक पहले मेरे कपड़े होंगे देख के ये डिसाइड करता है कि किराया दे पाएगा कि नहीं। मैं क्या करूँ? मतलब मैं 15,000 की नौकरी करूँ और फिर प्राइवेट कंपनी के बाद झोपड़पट्टी में पड़ा रहूं? यही चाहते हो आप? अरे मैं जाऊँ कहाँ? मेरी गलती मैं पढ़ लिया। तो ये भैया हम पे रास्ता क्या है? अरे गवर्नमेंट मत दो, आप ऐसा करो फिर प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनी भी मेरे पास आइडिया है, आप ऐसा करो कि हर प्राइवेट कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसके रेगुलेशन हो कि आपको इतने फ्रेश इंजीनियर लेने पड़ेंगे और इतनी मिनिमम सैलरी देनी पड़ेगी। कैसे? या तो मेरे को ये कह दो कि मैं भी भैया रेडियो वॉल्यूम में आने लगूं, फिर वही सब मतलब एक प्रचार में हिंदू मुस्लिम में इसी में लगा रहूंगा। ये भी काम दे दो भाई, मैं वो कर लूंगा यार, मेरे को पेट भरना है। और उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब का मैं बताता हूँ, आप ये बताओ कि इलेक्शन होते हैं, हर नेता ये क्यों कहता है कि हम लोग निकालेंगे सरकारी, जिससे कि सोसाइटी में प्रेस्टीज नहीं है प्राइवेट जॉब वाले की। हमारे माँ बाप सोसाइटी में इज्जत नहीं है प्राइवेट जॉब की। सच है, ये किसने बनाया? ये हमने बनाया। लेकिन उस समय पर अंग्रेजी हुकूमत भी हमारी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करती थी, वो स्वीकार करती। हमने ये नहीं बनाया भैया कि प्राइवेट जॉब खराब है कि बढ़िया है। गवर्नमेंट में जब भी इलेक्शन होते हैं बातें कहते हैं कि हम वैकेंसी निकालेंगे। अरे भाई आपने इतनी हिम्मत होनी चाहिए जो आप कह पाओ इलेक्शन टाइम पे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं निकालेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ करो। हम भाई करेंगे, हम करेंगे। आप हमें कहे तो साथ साथ हमें झूठी तसल्ली दे देते हो, हम अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे, बट करेंगे हम। ये मेरा आपके पास 5वां पॉइंट था। मेरा एक पॉइंट और है,
आपकी पहचान नहीं। आप ये बताओ, नॉन टेक को हेड करवा रहे हो टेक से, हमारी पहचान। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट में मैनेज करना होता है। मैंने कहा शायद नॉन टेक मैनेज कर पाता हूँ। मैं बाय द वे आपको बता दूं कि ये चीज में एक रेगुलर झगड़ा होता है। वो क्या झगड़ा होता है कि उनका सीएमडी जनरली क्या, जो इंसान को 40 साल पीछे में काम करते हुए जो सीनियरिटी से कहता है मेरे को सीएमडी बनना चाहिए, और ये आते हैं और किसी घर से जो सिविल सर्विसेज वाले को सर पे लाके बिठा देते हैं। ठीक है, वो बंदा पहले किसमें था, एजुकेशन में था, उसको बैरल का रेट नहीं पता है, और उसको डिसीजन कैसे लेता है। मैं बता, ये सच है। मैं पहली बात आपको इतनी देर में समझ आ गया, बहुत ज्यादा लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। लॉजिकल बहुत ज्यादा दिमाग को आए में डिबेट करे, आपको कैसे डिसीजन लेता है, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हिट एंड ट्रायल से ये लगता है ये कर देता है। That's how they decide when the non-tech people head the technical organization. आप ऐसा करो, इस रोड को भी हेड करा दो किसी सिविल सर्वेंट से, आप बाहर को भी हेड करा दो। मंगलयान हेड क्यों नहीं कराया किसी सिविल सर्वेंट से? पहले डीजल आपके पास स्टीम लोकोमोटिव थे, फिर डीजल लोकोमोटिव आए, डीजल के बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आए। मुझे ये बता दे कोई एक नॉन टेक का बंदा कि डीजल से बेहतर क्यों है इलेक्ट्रिक? एक बंदा बता दे, क्या हेड करवाओगे आप? हमें बेसिकली दबाना चाहते हो आप, बेसिकली ये है आपका पर्पज भैया। अच्छा, रेलवे के अंदर की मैं बात बताता हूँ, आपको शायद ये बात पता हो या ना पता हो, आईएएस और आईपीएस सिर्फ सिविल सर्विसेज के थ्रू नहीं बनते हैं। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग आते हैं वो प्रमोशन के थ्रू भी आते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, एक एसडीएम होता है डायरेक्ट सिविल सर्विस का, और एक होता है प्रमोटिंग। डायरेक्ट वाला कभी से इज्जत तक नहीं देखता है, ये सच्चाई है। कभी आप उस नौकरी में सच्चाई है। तो आप बेसिकली हमारे लिए ट्रीटमेंट हो गई इंजीनियर्स के लिए सुबह आने से पहले। अच्छा, मैं जब यहाँ मेरे को बताया गया कि प्रोफेसर है, मैंने यहाँ आने से पहले मैंने IRS से क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं मैकेनिकल में पढ़ाता हूँ, तो IRS से नहीं जाते हैं। मैंने उनसे बात की और मैंने उन्हें कहा कि मेरे साथ ऐसा डिस्कशन करना जो अनबायस्ड हो। मैं इस प्रोटेस्ट में इसलिए नहीं जाना चाहता कि बच्चे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, मेरा पैसा बहुत बने, ऐसा नहीं है। काबिल आदमी तो पैसा या कुछ भी बनाएगा वो किसी भी तरीके, बट मैं उनका एक्चुअल ही चाहता था। तो उन्होंने बताया, देखो क्या है, इन्होंने कहा 50% बेसिकली सेक्शन इंजीनियरिंग से आएंगे। इनकी देखो तरीका क्या होता है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं उसका प्रमोशन एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में 15 साल में होता है, और जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आता है उसका 4 साल में। तो होगा क्या, जो ये टेक्निकल सर्विस आएंगे ये मैक्सिमम कितनी पोस्ट पे जा सकते होंगे? अभी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जाते थे उसकी जो ऊपर की 4 पोस्ट है, लैडर में अगर 11 पोस्ट है तो उसके बाद के पहली 4 पोस्ट तक जा सकते हैं। ये 4th पोस्ट पे या डीआरएम से नीचे जीएम लेवल पे ये तब पहुंचेंगे जब उनकी उम्र 58 ईयर्स हो जाएगी। मतलब कभी लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि ऊपर की पोजीशन के लिए तो हम है ही नहीं ना, तो आपके पास वही जाएंगे। तो भैया ये यहाँ से भी गायब कर दिया। और दूसरा, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट का डिसीजन ठीक लगता है तो क्या कोई इस बारे में कोई डिबेट हुई? आप तो 3 साल से, चलो मैं नहीं कर रहा था, बहुत सारे फैकल्टीज है, राम सर है, आप लोग हैं, सारे प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। आप एक बार आके हमें किसी चैनल पे बता दो तो सही, हमारे लिए क्या बेहतर है। हमें मान लेते हमारे लिए, मैं कह रहा हूँ अभी भी आके जता दो, जता दो, जस्टिफाई कर दो कि हमारे लिए बेहतर क्यों है। हमारे लिए बेहतर होगा भाई, हम ठीक है। अरे स्टूडेंट को तो मेहनत ही करनी है ना भाई, वो तो इसके लिए किसी और की कर लेगा। अरे उसे तो अपने पेट के लिए करना है। शौक तो तब आते हैं जब जरूरतें पूरी हो जाएंगी। 3 साल इन्होंने लगा दिए इस डिसीजन को लाने में। और एक बच्चा दिल्ली आके तैयारी कर रहा है, आप में से कोई आया होगा, आज सुबह से शाम तक जाएगा, कम से कम 200 रुपए खर्च हो जाएंगे। मैं 200 रुपए एक दिन के मानता हूँ, 2000, 4000, 6000 महीने के, साल के 72,000, और 3 साल के हो गए करीबन 2,20,000। 2,20,000। अच्छा, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वेट करते हुए पैसा लगा है। ये
मतलब सुबह से शाम करने का पैसा कह रहा हूँ मैं कोई किसी कोचिंग का नहीं कह रहा हूँ। जो पैसा लगा नोट्स में जितना लगा, जो एडमिशन लेने में टेस्ट सीरीज है वो सब बोलिए 2,10,000 में मैं ऐसा करता, कोई प्राइवेट में डेटा साइंस का कोर्स कर लेता, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई कोर्स कर लेता, मैं रिन्यूएबल चल रहा है, मैं रिन्यूएबल का कोर्स कर लेता। फिर क्या होता, मैं किसी कंपनी में जाके 15,000 की नौकरी शुरू कर देता। तो 2 साल 1 साल में, वैसे 6 महीने का कोर्स होता है भाई, जब मैं चलो 1 साल में, मैं मंदबुद्धि हूँ, 1 साल में कर लेता, 2 साल जॉब करता, पहले साल 15,000 रुपए मिलते, अगले साल 20,000, इस साल में 25,000 रुपए होता। भाई हमें इतने दिन क्यों रोके रखा? अरे हमें नहीं चाहिए भैया, हम मेहनत पसंद लोग हैं। गलती हमसे ही होगी, 11th 12th में मेहनत हो गई, बीटेक में हो गई, तब हम फिर क्या लेंगे मेहनत। लेकिन आप अपने डिसीजन को जस्टिफाई तो कर दो। आप अपने डिसीजन को, ये ब्रिज बना देंगे बिना सिविल इंजीनियर के, ये एक क्वाड्रिलेटरल लिंकेज बनाएंगे पिन जॉइंट के साथ, और उसके ऊपर से रेल गुजारेंगे। नॉन टेक वाले को ये पता नहीं है स्टैंडर्ड गेज क्या होता है, नॉर्मल गेज क्या होता है, ब्रॉड गेज क्या होता है। उसे ये पता नहीं है बाइक में एक इंजन है और आपके पास इवन लोकोमोटिव नहीं पता होता इनको। लोकोमोटिव लोकोमोटिव पहला डब्बा क्या है? इंजन है जी, इंजन। अरे भाई ये मतलब किससे 16 इंजन 16 सिलेंडर क्यों लगे हैं? ये किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? मतलब जो मेहनत करेगा, बेसिकली देखो ये पहले भी होता था, जब ऑटोक्रेसी होती थी, जब राजा सिस्टम होता था, हम खूब नीचे वाले गड्ढे खोदते थे, हम खूब मेहनत करते थे, और बस क्या होता था, राजा ऊपर हेड करेगा, फिर राजा का बेटा आएगा, वो 10 साल तो बिल्कुल राजशाही में रहेगा, फिर वो 10 साल अगले घूमे फिरेगा, राजा बनेगा, दिखने में राजा बनेगा, और फिर वो हेड करेगा किसको? जो भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी। सेम इसी तरीके से होगा। मुझे लगता है जिस कोच के लिए हम खड़े हैं ये ठीक है। मुझे लगता है कि ये डिसीजन रोल बैक हो जाना चाहिए अगर हम अच्छे से स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट करेंगे तो। देखो भैया, वीक प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहिए। देखो प्रोटेस्ट करना है तो वीक मत करो, है ना। देखो अगर प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ी तो मतलब सामने वाला गलत था तभी तो प्रोटेस्ट किया, और गलत आदमी कभी वीक तरीके से मानता कभी मानता कभी नहीं मानता कभी भी। तो मुझे लगता है प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, पहली बात हमारा कोर्स ठीक है, दूसरी बात मुझे लगता है कि अब रीजनेबल है तो रोल बैक होने के चांसेस है ना, और तीसरी बात ये जो भी करें मुझे लगता है इनकी जवाबदेही है, इन्हें जवाब देना चाहिए, इन्हें जवाब देना चाहिए। ये हम पे थोप नहीं सकते, हमारा हित हम पे थोपो मत भैया, हमसे पूछ लो पहले कि हमारा हित कैसे है, किसमें है। कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहेंगे। मैं तो पहली बार आया हूँ, जैसे राम सर है, बाकी फैकल्टीज भी हैं, हम सब साथ में आपके बने रहेंगे। और मेरे ख्याल से अब हमें लॉजिकल लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब हमें किसी सरकार की किसी बेसिकली पार्टी के अगेंस्ट हमें किसी को कोई पॉइंट, मुझे तो नहीं लगता मुझे किसी के अगेंस्ट कुछ है। मैं बस इतना चाहता हूँ, आओ मुझसे लॉजिकल डिबेट करो, जिसने सिविल सर्विसेज के थ्रू दिया, लॉजिकल डिबेट करो। अगर लॉजिकल डिबेट में अगर आप जीत जाते हैं तो मैं एग्री कर लूंगा इस बात को, मुझे कोई इसमें वो नहीं है। अब आप इसे जस्टिफाई कर दीजिए किसी भी तरीके से, तो हम खड़े रहेंगे, जुटे रहेंगे, हम सब एक साथ मिलकर जुटेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है सरकार सुनेगी। बहरी जरूर है लेकिन शायद धमाकों को सुनती है। अब आगे की जो रणनीति होगी, आई एम श्योर राम सर आपके पास कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। मैं भी अब मेरा नाम रविंदर है, रविंदर पाथेरा। मैं ट्विटर पे भी नहीं था, मुझे लगता है कि मेरा काम पढ़ाना था और मैं उसी पे एफर्ट लगाता था। मैं पर्सनल लेवल पे जो बच्चे जुड़े होंगे, मैं पर्सनल डाउट भी एग्जाम से पहले 1 घंटे के लिए मैं कोल पे अटेंड करता था। उस समय मुझे पता लगा बच्चे किस किस पेन से गुजरते हैं। राजस्थान का एक बच्चा था, उसने मुझे कॉल की कि सर मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए हैं
मेरे घर वाले कहते हैं, 2 बहनें हैं और मेरे घर वाले कहते हैं कि तू पढ़ाई मत कर, तू कुछ भी नौकरी कर ले, गांव में खेती कर ले, लेकिन तेरा एग्जाम इस गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कह रहा सर मैंने ना प्रोटेस्ट किया घर पे और मैं प्रिपरेशन करने अगर अभी थोड़ा मेरे को डर लगता है अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैंने कहा भाई मुझसे जो बन पाएगा मैं वो करूंगा। पता उस बच्चे ने क्या कहा, मैंने उसे कहा कि अगर फाइनेंशियली आपको दिक्कत है तो मैं मेरे से जितना बन पाएगा मैं कर पाऊंगा। पता उस बच्चे ने क्या कहा, कह रहा सर फाइनेंशियली चाहिए ही नहीं मुझे, तो बस एक हिम्मत नहीं मिल रही थी कि कोई मेरे साथ खड़ा होगा। वो बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है, मैकेनिकल में इस बार पेपर टफ आया एंड ही इज स्कोरिंग अराउंड 70 एंड आई एम श्योर वो टॉप 100 में होगा। तो बच्चों को तो मुझे लगता है एक मेंटल सहारा चाहिए उन्हें भाई, नहीं ना पैसा चाहिए उन्हें ना कोई ऐसा कुछ चाहिए। बच्चे बड़े पेन के थ्रू गुजरते हैं, ऐसा नहीं होता कि आया मैं दिल्ली आया तैयारी की सेलेक्ट हो गया। अरे भाई हम पे पहले दुख बहुत है, आप कम से कम गवर्नमेंट राय के ना फैलाए भाई, हम पे पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। अच्छा इंडिया में जो इंजीनियर बने, जैसे मैं बना इंजीनियर, मेरे माँ बाप की 4 साल के बाद ऐसी हालत थी कि भाई अब तुम नौकरी कर ले, हम नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि उनका ये जो पॉइंट आ चुका था। अभी नॉन टेक वालों को तो ये जो पॉइंट भी समझ नहीं आया, नॉन टेक वालों को ब्रेकिंग पॉइंट और यील्ड पॉइंट सेम लगता है। हम कह रहे हैं कि यील्ड पॉइंट आया अभी। तो मेरे पेरेंट्स का ये मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आई डू रिमेम्बर माय फादर्स स्टोरी, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने बीटेक के बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसा है आप अपना खुद देख लो, आप अपना खुद देख लो, हमसे हो नहीं पाएगा। हम बिल्कुल मतलब यील्ड पॉइंट पे इसी टाइम पे ब्रेक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। I worked for 2 years in private, फिर मैंने पैसा जुटाया, then I came to मतलब प्रिपरेशन की मैंने, और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया 1 साल में। जनरली मैं तो कहता हूँ कि 1 साल में हो नहीं पाता है, बट मेरा PSC में हुआ था इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। मुझे 2014 के बाद 16 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो तो क्योंकि मैं जॉब के साथ कर पा रहा था। मैं बस ये कह रहा हूँ आपके पहले बहुत दुख दर्द है, आप कम से कम एग्जाम को तो रेगुलर कर दो। मेरा पहले नहीं हो पाता। अच्छा दिक्कत तो इसमें भी उठनी चाहिए कि जब जनता इतनी है तो वैकेंसी इतनी क्यों नहीं क्रिएट करते आप, वैकेंसी इतनी क्रिएट क्यों नहीं करते आप। हमने उसको कभी नहीं कहा, मान लिया कि तुम कतई गरीब हो, तुम पैसा नहीं दे पाओगे इंजीनियर को, वैसे टैक्स चाहिए तुम्हें इतना मोटा, लेकिन नहीं दे पाओगे। हम उसी वैकेंसी में फाइट कर रहे थे, इंटरनली हमारे साथ बहुत दिक्कत थी, 2-2, 3-3 साल लग रहे थे, उसको झेलने की तैयार हैं। लेकिन आप क्या करते हो कि वो एग्जाम भी रेगुलर नहीं करते। मुझे शिकायत सिर्फ गेट और ईएससी की नहीं, मैं जनरली देखता हूँ एसएससी के बच्चे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि यूपीएससी रेगुलर हो सकता है तो एसएससी हर साल एक रेगुलर पैटर्न पे क्यों नहीं होता। अरे भैया इलेक्शन कैसे हो जाते हैं रेगुलर पैटर्न पे, सैलरी कैसे। अच्छा जो इंजीनियर पहुंचता है उनको, जो इंजीनियर पहुंचता है आपके पास, अच्छा इनमें जो आप गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई आपके होंगे रिलेटिव्स तो आप देखेंगे कि पब्लिक सर्विस सॉरी जो पे कमीशन आता है, पे कमीशन आता है उसको लागू करने में 2-3 साल लग जाते हैं इनमें। भैया आप ये जो एमपीज पे एमएलएस को मिलता है उसमें क्यों टाइम नहीं लगता आपको, वो बिल्कुल खुद तरीके से कैसे हो जाता है, मतलब ऐसा क्या हो जाता है वहां पे। तो इस तरह की मेरे मतलब बाकी भी अगर कोई भी जो इनका रिप्रेजेंटेटिव है अगर डिबेट करना चाहे तो मेरे पास पॉइंट्स हैं, वो आए डिबेट करें, वो जस्टिफाई कर दे कि ये बेहतर है। ये बात करते हैं सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और 2-4 ऐसे भी महानुभाव हैं जो कहते हैं कि प्राइवेट बेहतर है, यूएस को देखते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, कैपिटलिज्म का बेस क्या है, कैपिटलिज्म का बेस है कि जो काबिल हो उसे मिले। मैंने कहा ठीक है, काबिल कैसे बनते हो, पैदा होते ही काबिल हो जाते हो। काबिल बनता है उसके लिए बहुत सारे, देखो काबिल बनने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, माँ बाप पढ़ाई करवाते हैं, बच्चा एफर्ट लगाता है, और इस तरह से काबिलियत ग्रो करती है। किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में गया तो मैंने कुछ 4 चीजें सीखी,
4 चीजें सीखी। अब सिविल वाला मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है ब्रिज के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बच्चा मुझसे ज्यादा बेहतर जानता होगा कैसे मैं बोल रहा हूँ आपको सुन रहा है, और मैं जानता हूँ इससे कि गाड़ी कैसी चल रही होगी। आप जिसकी बात करते हो सब प्राइवेट कर देंगे और जॉब उसे मिलेगी जो काबिल होगा। मैं बता देता हूँ उससे पहले आप सबको, बच्चे को, सबको बराबर अवसर दो अपनी काबिलियत ग्रो करने का। यूएस को उठा लाते हैं जिसकी वहां की जितनी टोटल जनता है इतनी यहाँ पे अनरजिस्टर्ड जनता है। वहां पे अगर किसी बच्चे को माँ बाप अगर अच्छी एजुकेशन ना दिला पाए तो वहां के स्टेट ये जाती है कि आप अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पा रहे, हम एजुकेशन दिलाएंगे। आपकी इंडिया की हालत पता क्या है? एक माँ बाप 3 बच्चों में से चूज करता है कि मैं इसको अच्छी एजुकेशन दिला सकता हूँ, ये सबसे काबिल है। ये सच्चाई है और ये जो मैं बता रहा हूँ 3 बच्चों में से 1 तो दे पाता है। ये मेरे बड़े क्लोज मैंने देखा, मैं इस बात को पचा के नहीं पाया क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से, मैं इतनी मतलब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से नहीं था। ऐसी हालत है कि 3 बच्चों में से वो देखता है इसका दिमाग ठीक चलता है, इस बच्चे को पढ़ा देते हैं, ये शायद सबका भरण पोषण कर देगा। उस देश में कैपिटलिज्म लेके आओगे, अरे भैया आप मिक्स लेके आइए ना, सोशलिज्म कैपिटलिज्म, तो आप उसमें मतलब जब इतनी जनता हो गई तो आप जॉब का भी कुछ करिए, हमेशा जुमले, पकौड़े बेच लो। अब मैं थोड़ी दिन में स्टॉल लगा लूंगा यहाँ, मैकेनिकल इंजीनियर पकौड़े वाला, एक बोलेगा सिविल इंजीनियर चाय वाला, एक बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फोन वाला, और भैया मतलब इसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रिकल वाले खोल लेंगे, बर्फी वाला बेचते रहेंगे हम भी भैया यहाँ पे। एक और सबसे बड़ा दुखद, जब इंसान एक लिमिट पे पहुंच जाता है, चाय बेचने वाला ये भूल जाता है कि उसको जब चाय बेचना था तो दिन कैसे थे। कारपेट से उतर ही नहीं पाते हैं, उनको लगता है जैसे इस देश का ये हालत है, मैं बना कुछ उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं एमपी बन गया, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा तो पहले मैं बताऊंगा कि मैं किस रास्ते से गुजरूंगा और वो चमका दिया जाएगा, जहाँ जाऊंगा वो चमका दिया जाएगा। अब मैं कितना अंधा हो गया हूँ कि मुझे लगता है जिस रास्ते से गया वो अच्छा था, जहाँ गया वो अच्छा था, तो पूरा मेरा एरिया अच्छा है। ये इस देश के बच्चे आप ऐसा क्यों करते हैं भाई, आप ऐसा क्यों करते हैं? दूसरा, अच्छा एक पॉइंट और मैं जो इसमें कहना चाहूंगा, एक पॉइंट आगे आ रहा था कि अब सिविल सर्वेंट को, जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है वो नंबर में ज्यादा है हमसे और हम कम है नंबर में, तो उनको दे दिया जाएगा क्योंकि यहाँ तो डेमोक्रेसी का यही मतलब है। बट क्या ये जस्टिफाइड डेमोक्रेसी है? ऐसे तो अगर एक एरिया में 70% एक हित चाहते हैं और 30% दूसरा हित चाहते हैं और वो अपने जगह पे ठीक है, तो अब 70% तो हमेशा जिताते हैं और वो 30% तो जाने देते हैं। फिर क्या इस मतलब क्या इसका मीनिंग है? तो कुछ ना कुछ तो रिजर्वेशन होना चाहिए ना हमारे लिए, इंजीनियर्स के लिए। आप इस तरह ये क्या जस्टिफाइड हुआ? ऐसे तो आप हर माइनॉरिटी को दबा देंगे। अरे भाई जब अगर आप इसी तरह से उठाते हैं, ये मैं इसी फील्ड के लिए नहीं, मैं हर फील्ड के लिए बात करता हूँ। आप डेमोक्रेसी की बात कैसे करते हैं? अरे मेरे अकॉर्डिंग तो इंसानियत ऊपर है हर चीज से, और इंसानियत का यही धर्म है कि सबका मौका मिलना चाहिए बराबर का, सबको हक भी मिलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास ऐसे करेंगे आप? आगे की रणनीति क्या होती है वो धीरे धीरे आपके सामने समक्ष पेश की जाएगी। और अब मैं जुड़ गया हूँ तो मैं ट्विटर पे भी आऊंगा, ठीक है? मेरे से जो बनेगा मैं करूंगा। मैं आपको जितने बच्चे मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, मैं लाग लपेट की बातें करता नहीं, ना मुझसे होंगी। मुझसे जो बन पाएगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, है ना? मुझसे जो बन पाएगा, मेरी जब कैपेसिटी में होगा मैं एक्सटेंड भी करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यही कहूंगा, इंकलाब 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 नारा है, इंकलाब नारा है, इंकलाब नारा है।
तो चुनाव जब घोषित होते हैं उससे पहले उसकी परिणाम आते हैं, उसकी डेट आ जाती है, लेकिन एग्जाम हो जाते हैं 2-2 3-3 साल तक। हर साल हम देखते हैं कि वैकेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर इंजीनियरिंग करते हैं और हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं खड़े हैं, हम सारे लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तभी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अपना कोई सबटाइटल अंबानी टाटा बिरला तो है नहीं, क्योंकि अगर होता तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। कोई भी मिडिल क्लास वाला होता है तो मिडिल क्लास फैमिली में एक सपना होता है इंजीनियरिंग का, कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, और ये शायद हमारे घर का वो चिराग होगा कि जो हमें गरीबी से उन्मूलन करेगा। और इंजीनियरिंग की फीस किसी भी कॉलेज की आज के टाइम में 1.5-2 लाख से कम नहीं है। IITs की 2.5 लाख है, IITs के नंबर बढ़ा रहे हैं, NITs के नंबर बढ़ा रहे हैं, इवन दुबई में IIT की घोषणा कर दी। लेकिन जो हमारे अपने देश में इतने लोग वहां से निकल रहे हैं, आज उनका कुछ नहीं होगा। या तो आप उन्हें कॉलेज को बंद करिए, फिर उसके बाद 2-3 साल तक अभी IRMS का केस ले लीजिए, अभी ये लोग जस्टिफिकेशन करते हैं। मुझे बड़ी दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अश्वनी जी खुद एक इंजीनियर है, और उसके बाद वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि वो कहते हैं कि हम लोगों ने 200 वैकेंसी वहाँ दे दी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, इस बात की क्या गारंटी है कि जो 200 लोग वहाँ से सिलेक्ट हो गए आएंगे वो सारे के सारे इंजीनियर्स होंगे? हो सकता है उसमें से 180 नॉन टेक वाले हो, वो लोग कैसे संभालेंगे? ग्रुप C और D का तो इतना बुरा हाल है कि एग्जाम हो जाता है, आप किसी भी स्टेट में उठा के देख लीजिए, पेपर या तो होता नहीं है, होता है पेपर आउट हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता, इतना बुरा हाल है। और वैकेंसी दिन पर दिन क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अब इंजीनियर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोगों के अंदर एक इग्नोरेंस वाली भावना रहती है, अरे ठीक है हो जाएगा कर लेगा। अभी सोचो हम लोग 10 महीने से कितने एक्टिव है, चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग आराम से 10 महीने में इम्पैक्ट हुआ, कोई इम्पैक्ट नहीं। चीजें धीरे दिन पर दिन क्या होती जा रही है, और जब एक एज हो जाती है तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन होंगे 2-4 साल तो होती है, उसके बाद करे तो करेगा। अब आप एक चीज कहिए, जब आपने 12th में इंजीनियरिंग 12th के बाद आप लोगों ने इंजीनियरिंग की होगी, जो आपके साथ बच्चे होंगे आपसे 50% वो कमजोर होंगे, क्योंकि जिनसे साइंस नहीं मिली होगी वो हमसे कमजोर होंगे। हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, 10th में अच्छे मार्क्स लाए, 12th में अच्छे मार्क्स लाए, एग्जाम क्वालिफाई करें, और उसके बाद क्या हो रहा है? आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जो हमारे साथ जो बच्चा हमसे 50% कमजोर था, आज वो एक नॉन टेक में नौकरी लेके बैठा है, और हमारे घर वाले पूछते हैं कि तुम लोग क्या चल रहा है। तो ये समस्या दिन पे दिन एक गंभीर होती जा रही है, और हम लोगों को इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ना है, एक शांतिपूर्वक तरीके से, क्लियर है। और ये लड़ाई हमारी स्टूडेंट और टीचर्स की है, को अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाना है, और इन्हें सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि दिन पे दिन जितनी समस्या होती जा रही है और टाइम के साथ साथ सोल्यूशन ही है। अब आप एक बात बताइए, 3 साल पहले रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई, ग्रुप डी में वैकेंसी आई 1 करोड़ आवेदक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की। अरे भाई तुम बोल दो ना, हर बार तुम बातें करते हो हम इतनी वो देंगे। आज के टाइम में जितने बड़े बड़े मैदान लोगों की BCCI का, अरे भाई जो काबिल लोग कौन बैठे हैं वहाँ पे? पूरे कोरोना में इन लोगों की संपत्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। एक आदमी अपनी 2 टाइम की आज रोटी नहीं खा पा रहा, ये हालत है। 2016 से 2019 में 2019 में बेरोजगारी के कारण जो आत्महत्या बढ़ी है वो 24% बढ़ी है। बहुत सारी एजेंसीज बंद कर दी, तो ये हम लोगों की जो इग्नोरेंस है ना, ये उनकी गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है कि हम लोग कहीं बोलना नहीं चाहते। ये मेरा आज पहला बार होगा कि मैं किसी आंदोलन में आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यार एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम लोग IIT से पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करके जाते हैं, एक हमारे घर वालों का सपना होता है, क्लियर है। अब हमने बीटेक इसलिए थोड़ी की है कि हम लोग 10,000 की नौकरी करेंगे। अगर हमें यही सब करना होता तो हम इंजीनियरिंग क्यों करते भाई? और भी तो हम इतने गधे थोड़ी थे कि अगर हमने इंजीनियरिंग में 4 साल में 8 सेमेस्टर दुनिया भर के एग्जाम सब कुछ पास किया, तो हमारे पास और भी तो ऑप्शन थे ना, कि हमारे साथ एक स्टूडेंट जो हमसे 50% कमजोर है, जो हमसे अच्छी जगह बैठा है, और वो हमें फोन करके पूछता है और भाई क्या चल रहा है, उसे पता है हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए पूछता है, किसी ने उससे अच्छा होंगे तो उसका फोन नहीं आएगा। वो सारे रिश्तेदार अभी एग्जाम होते हैं, रिश्तेदार 4 साल में कभी नहीं पूछेंगे तुम जी रहे हो या मर रहे हो, किसी रिजल्ट डाले हो तुमसे पहले उनका फोन आ जाता है कि भैया रिजल्ट का क्या हुआ, क्लियर है। तो ये चीजें धीरे धीरे हम लोगों को एक कंटिन्यूस है, क्योंकि हम लोग एक बहुत पॉजिटिव लोग हैं सारे लोग, और हम हर तरीके से हमें एक स्टैंड बनाया है, और हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि मैं ना तो ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन है,
ना किसी एक ग्रुप का है, ये आपके और हमारे जैसे लोगों का है। और इस देश में क्या होता है, इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज थी कि आदमी इसे क्या करता था कि भाई इंजीनियरिंग कर लो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। और हम लोग सारे अंडर क्लास से आते हैं, तभी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। और किसी की मस्ती नहीं है इतनी मेहनत करने की, जितनी हम लोग मेहनत करते हैं कि दिन रात पढ़ रहे हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल का खाना किसे अच्छा लगता है? पढ़ाई एक ऐसी चीज है किसी को अच्छी थोड़ी लगती है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग? मजबूरी में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कल को ये लोग चिल्लाएंगे कि ब्रेन ड्रेन होता है। भाई सिलिकॉन वैली में हर 4 में से एक इंजीनियर इंडियन है, क्यों है भाई? जब तुम यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो लोग क्या करेंगे? मजबूरी में ये लोग अपनी खोटी लेके आते हैं। अभी किसान बिल भी तो वापस हुए, तो बिना उनसे पूछे, उनके बिल पास कर देते हो, बिना स्टूडेंट के बिल के पास कर देते हो। डेटा में कोई बात नहीं करना चाहता, सारी वैकेंसी जो सारी वो है बंद कर दी। हमारे सारे 0 वैकेंसी आ रही है। रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं, इंडिया की लाइफलाइन है, एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और आज तुम हर चीज को वो कर दे रहे हो, और प्राइवेट में तुम कुछ भी कर दो, वो इज्जत रिस्पेक्ट समाज में तुम्हें नहीं मिलेगी। लोग तुम्हें ही मांगना से देखते हैं। तुम्हारे साथ एक कोई प्राइमरी की जो टीचर होगा उससे तुम्हारी ज्यादा इज्जत होगी। भाई हम इन लोगों से गधे थोड़ी थे, तभी तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, मैंने आप लोगों का एक टाइम दिया और इसी तरीके से इस आंदोलन से जुड़े रहिए। और मुझे पता है इससे कुछ अच्छा ही होगा। आप सब लोगों का इसके साथ में लगा लीजिए, इसके साथ में ये लगा लीजिए अपना वाला भी। दोनों कैसे हो गए? दोनों आजादी के पहले से जो थी, यदि आजादी के बाद इससे कनेक्ट कैसे होगा? कनेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए और बहन को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और सब लोग एक साथ क्लैपिंग करेंगे जो यहाँ पे फैकल्टी हमारे लिए आवाज उठाए हैं। सबसे पहले जोरदार से क्लैपिंग करिए और अपने लिए भी क्लैपिंग करिए। और देख लीजिए, मैं इलाहाबाद से आया हूँ यहाँ पढ़ने, इतने दूर साकेत में मैं रह रहा हूँ। 7 महीने हो गए लगातार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और पढ़ाई करते अचानक ये पता चल रहा है कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वो चीज को ही खत्म करती है, वो ही खत्म हो गई है। ये समझ लीजिए अभी ये सरकार वही सरकार है, इसके काम में तवज्जो नहीं दे रही है। ये सब जो जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सब इंटेलेक्चुअल पर्सन बैठे हुए, कोई अपने आप को कम नहीं आंकना। सब लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। और मैं कि अगर यहाँ पे कितने एक पर्सन अगर बैठा हुआ है सबके माइंड में, सब एक हर एक डिपार्टमेंट में अपने डिपार्टमेंट से मेहनत कर रहे हैं। और उनके दर्द को मैं ये समझ सकता हूँ कि कल मैं जो देखा ना रेलवे बोर्ड की नोटिस, मेरे आंखों से तो आंसू निकले और वो कभी निकलने वाले नहीं थे आंखों से। और जो सरकार ये कर रही है इसको सबसे, ये सरकार अभी जान लो कि हम लोगों की संख्या इतने लोग आए हैं। अब आप लोग समझ लीजिए इतने लोग आए हैं, 1 करोड़ कुछ अभी संख्या एनटीपीसी में भर्ती हो रही थी, उसमें देखे रेलवे चला दिए गए। 10 सालों के अंदर कान में चूड़ रहेगा सरकार के अंदर, ऐसे नहीं रहेगा उनके अंदर। और ये जान लीजिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत तरीके से, लेकिन टूटिएगा नहीं। आप ही जानते हो ये वैकेंसी भले खत्म हो रही है। और ये भी मैं बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने अपने घर वालों से लड़ाई करके ICS की परीक्षा पहली उत्तीर्ण करने के बाद उसको छोड़ा था। अपने घर वालों से लड़ाई करने के बाद छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? आंदोलन किया था किसके लिए? इस देश को बनाने के लिए, इस देश को बनाने के लिए आंदोलन किया था। और आज जो सरकार बैठी हुई है ना, 700 किसान, आप लोग भाई लोग आप समझ जाइए, ये चेतावनी है, ये आप लोग अच्छे तरह से समझ जाइए। 700 किसान मरे थे, 700 किसान, और सब ये हम जो बैठे हुए हैं सभी इस किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मिडिल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कोई अंबानी अडानी का बेटवा कोई मीडिया नहीं बैठा यहाँ पे हुए हैं, सब मिडिल क्लास से बैठे हुए हैं। और
ये जान के चलिए, अगर आज आप लोग नहीं जागे, तो आने वाले में कोई जागने वाला नहीं है, ना कोई जगा पाएगा। क्योंकि पहली बार हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। एक समय था गेट के लिए जब पीस हाइक हुआ था तो धांडे सर वो जो वहाँ पे खड़े हुए हैं, उन्होंने दिल्ली में मेला लगवा दिया था, दिल्ली में मेला लग गया था और चैनल वाले बुलाना पड़ा, चैनल वाले खुद भाग के आ रहे थे। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है, सब लोगों की उम्मीद टूट रही है इंजीनियरिंग करने से। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो बैठे हुए सब बेवकूफ बैठे हुए। पहले तो ये जान लो कि यहाँ से जो लोग जितने लोग आए हो, अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करिए, अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करिए कि आप लोग कम से कम रूम से यहाँ निकल के यहाँ तक आए। और ये जान लीजिए, और भाई आप लोग मैं बता दूं, अभी ये सरकार, ये पूरी शक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो शक्ति है वो लीडर वालों के पास है। और आप लोग पढ़ाई भले कर रहे हैं, अगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ये डाटा बता रहा है, मेरे सामने खड़ा हुआ रेलवे में 2020 में 0, 2021 में 0, अब तो खत्म ही हो गया भैया, खत्म हो गया। अब किस लायक बचे हैं हम लोग किस लायक बचे हुए हैं? 7 महीने पकौड़े भाई, पकौड़े के लिए ना अब ये समझ लो, पकौड़े की बात ही मत करो यार, वो सारे बात करेंगे, हम पकौड़े चलेंगे क्या? बताओ कोई पकौड़ा चलेगा? यहाँ पे जो इंजीनियर बैठा है 12 लाख रुपए देकर क्या पकौड़ा चलने के लिए बैठा है क्या? 42 सब्जेक्ट पूरा जो है 4 साल में कंप्लीट करते हैं। वाइवा का टेंशन अलग, ऊपर से फैकल्टी प्रेशर अलग, और जो हम लोग इतना मेहनत करके 4 साल जो रगड़े हैं घर वालों से पैसा मांग के उनकी भी जेब खाली कर दिए। तो ये समझ के चलिए, आप जिम्मेदारी जानते हैं कोई। अब यहाँ से सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे के पचुन्ने में चलना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ लो आने वाले समय में ये पकौड़े चलवाएंगे, पकौड़े ये हमसे कि नहीं चल सकता है, ये पकौड़े नहीं चलेगा। और ये समझ लीजिए, अगर आप लोग नहीं आगे आएंगे तो आने वाले वक्त में जो इंजीनियरिंग की पीढ़ी जो कर रही है वो समझ लो हम लोगों को जो है कमजोर समझेगी। और हम लोग कमजोर नहीं है भाई। क्या हम लोग कमजोर है क्या बताओ? हम लोग कमजोर है क्या बताओ? ये समझ के चलना भाई कि आज ये पर्सन जो बोल रहा है, ये केवल ये पर्सन नहीं बोल रहा है, ये सब जो इतने खड़े हैं, यहाँ पे फैकल्टी खड़ी है, यहाँ पे जो स्टूडेंट खड़े हैं, उनकी आवाज में बन के बोल रहा हूँ, ये समझ के चलना भाई। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो है गेट एससी की तैयारी कर सकते हैं, 7 साल 1.5 साल अपने धैर्य को जो है रख के लाइब्रेरी में बैठ के 7-7 10-10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, वो तुम समझ लो ये सरकार चैलेंज कर रही है कि इंजीनियर तुमको जो है चैलेंज मैं करता हूँ, तुम किसी लायक नहीं हो। बताओ इंजीनियर तुम लोगों को पकौड़े तलवाने के लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है जो 12वीं के बाद इंटर करा रहा है, जो 12वीं के बाद इंटर करा रहा है। बताओ जो 12वीं के बाद इंटर करा रहा है वो देश का गृह मंत्री बैठा हुआ है, उसको जो है उसके गृह से बाहर भगा दिया गया, वो आज देश का गृह मंत्री बैठा हुआ है, वो 12वीं के बाद जो है इंटर करा रहा है। अब मैं अपने वाणी को इस शब्द से विराम देना चाहता हूं और आप लोगों से आशा करना चाहता हूं कि आप लोग जो है, आप लोग कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई हर जिले हर डिस्ट्रिक्ट से आया, कोई दिल्ली का रहने वाला है, हर इलाके के अलग अलग लोग रहने वाले हैं। और आप लोग ये समझ लीजिए इस जो है समाज के सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को पता ही है, फीलिंग भी ये है कि आपने जिस प्रेशर से बीटेक कंप्लीट किया है वो सिर्फ इंजीनियर का था, सिर्फ इंजीनियर जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है, ये आप लोग जान लीजिए। और ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ना अभी उम्मीद मत हारिए, ये साले अगर हम लोगों का लिए 0 सीट कर सकते हैं तो ये समझ के चलो हम लोग की औलाद है, कोई कहे और तुमको मैं बताना चाहता हूँ भाई, आप लोग अपने एरिया में अगर यहाँ से और नहीं तो जान लो
जो पर्सन अपने अपने घर जाएगा वो को, और सुनो, कोई प्राइवेट जॉब नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूँ। किसी की गुलामी नहीं करनी है, गुलाम बनने के लिए घर वाले नहीं पैदा किए हैं, बता रहा हूँ काम। और आप लोग ना सब लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, अपने अपने क्षेत्र में अपने, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अपने घर के खिलाफ जाकर जो है ICS का जो है जो आज IAS है उसका एग्जाम छोड़ दिया था। और आप लोग जब अपने अपने घर में जाइएगा तो ये मत देखिएगा कौन क्या कह रहा है। अपने दर्द को अपने सीने पे छुपा के रखिएगा, अपने दर्द को अपने सीने पे छुपा के रखिएगा। और सुनो, जो देश के विधाता है, जो देश को बनाने वाले नेता बने हुए, जो देश को कह रहे कि मैं बना रहा हूँ नेता, जो देश को बना रहे वही लोग हम लोगों का आज जो है जमीन खोद के उसमें काट रहे हैं, ये जान लो। और उन्हीं लोगों के लिए हम लोगों को ना कील की ताबूत बनना है, उन लोगों के सालों के अंदर अपना कील ठोक देना है, उनके कब्र बना के। केवल ये नहीं, जैसे एक एग्जाम की तैयारी होती है, पहले जो है सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर 60 नोट बनाते हैं, उसके बाद जो है एग्जाम के लिए टेस्ट देते हैं, उसके बाद भी और भी चीजें प्रोसेस होती है, आप टेस्ट देते हैं। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि अगर यहाँ से अगर जो है निराशा मिल रही है तो एक तरफ आशा भी मिल रही है कि वो जंग है। जंग ये है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का निर्माण करने के लिए आगे आइए, क्योंकि उस ये जो सीट इन्होंने अचीव किया है तो ये समझ के चलिए, मैं यूपी में रहने वाला हूँ, 403 विधानसभा पड़ता है वहाँ पे, 403 विधानसभा मत देखिए, वो 403 सीट देखिए देश को बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ जो हुआ है वो आने वाली पीढ़ियों के साथ न हो। और अगर आप लोग बन गए अपने यहाँ तो ये मत सोचिएगा कोई प्रधानी का, कोई BDC का, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष का, विधायकी ये टारगेट रखिए जिसमें पावर है। अब विधायक बनिए, इन कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर को घुसिए, इंजीनियर आप लोग मान के चलिए। ऐसे जान लो, ये समझ के चलो कि आप लोग जितने लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं सब लोग अपने अपने घर और उससे जो है दूर होकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। किस माहौल में जो है 10-10 हजार रुपए एक महीने का रेंट हो जाता है। सब लोग जब अपने अपने जो है जेब से 10 हजार देते हैं ना, तो वो स्थिति एक मिडिल क्लास का फैमिली का, एक किसान का लड़का और लड़की समझ सकती है कि क्या स्थिति बना के रखे हैं। और हम लोग 7-7 8 वो पैसा को छोड़ दो यार, जो 10-10 महीने से मेहनत कर रहे हैं उसमें जो है पानी फेर दे रहे हैं, जो खत्म ही हो गया है, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए घर से इतना दूर आए हैं वो ही खत्म हो गया। हम लोग क्या तैयारी करेंगे बताइए आप लोग बताइए क्या हम लोग तैयारी कर सके। लेकिन आज ये यहाँ पे वचन सब लोग लेकर चाहिएगा कि कोई अकेला पर्सन नहीं है, उसके साथ सभी इंजीनियर लगे हुए हैं। और ये समझ के चलिए आप लोग जहाँ से हैं वहाँ से आप देख लीजिए, जो लीड कर रहा है, जो लीड कर रहा है समाज को, सोसाइटी को लीड करने वाला देख लीजिए, सबसे बड़ा गंवार, सबसे बड़ा अनपढ़ बैठा हुआ है। वो उससे हम लोग अपेक्षा लगा के रखे हैं, उससे हम लोग अपेक्षा लगा के रखे हैं कि वो हमारा भविष्य तय करेगा, वो हमारा भविष्य बनाएगा। आज देख लो स्थिति क्या बनी हुई है कि जीरो पे ला के रख दिया है। और जो देश के गृह मंत्री वो 12वीं पास इंटर करा रहा है, तो आप समझ सकते किसी तरह से पॉलिसी बन रही होगी, किसी तरह से पॉलिसी बन रही होगी। और ये समझ चलिए, और सब लोग ये जान के चलिए, जो लोग IPL देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट का जो है बहुत प्रेमी है, इन सबका त्याग करते हुए अगर यहाँ से संकल्प लेते हुए जाइए अपने अपने क्षेत्र में, जब भी जाइएगा, क्योंकि अब उम्मीद नहीं बची हुई है। अब उम्मीद यहाँ से जो है अंदर से टूट चुकी है भाई। मैं यहाँ पे इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को जो है वो बनना है, ये उम्मीद अंदर से टूट पड़ी। 7 महीने से लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, 10-10 12-12 घंटे एक कुर्सी पे बैठ के मैं मेहनत कर रहा हूँ। और पता चल रहा है कि जो है, कल जान लो कि मेरा एक दोस्त IIT कानपुर का दोस्त है, वो जो है उसके जो है ब्लू से ना जो आत्मा की आंसू है, आत्मा की आंसू वो रो रही थी यार, वो रो रहा था, आंसू से आंसू नहीं बह रहा था। IIT NIT कितने IIT NIT लगभग 30 IIT NIT मिलाकर पूरे देश में होंगे, उतने सीट भी नहीं निकाल रहे हैं। तुम समझ के चलो क्या स्थिति बना के रखी है। सब कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करने जा रहे हैं। और ये जान के चलो कि आने वाले समय में कोई किसी लायक नहीं बचेगा। तब बता रहा हूँ, अगर ये जो हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जितने हमारे फैकल्टी यहाँ पे खड़े हुए, पांडे सर हो, चाहे गौरव बाबू सर हो, चाहे सागर टुडेजा सर हो, चाहे राम तीरथ सर हो, इतने जितने फैकल्टी इन्होंने आज इस आंदोलन को वो बुलंदियों पे ले जाने के लिए एक प्रयास किया। इन लोगों का जो है प्रयास खराब नहीं जाना चाहिए। और
ये मान के चलो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर ये सक्सेस हुआ, अगर ये सक्सेस हुआ तो ठीक, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग ना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, इन सबको अपना आदर्श बनाते हुए वहां पे जाइएगा अपने अपने क्षेत्र में। और ये जो गंवार बैठ के जो शासन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के थ्रू स्ट्रेटेजी, इनका बहुत अच्छा कमाल है भैया। शाम को स्ट्रेटेजी बनाएंगे, चुनाव लड़ना है, शाम को ये खुलेगा, शाम को आप लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन माइंड गेम खेल सकते हैं। आप लोग एक माइंड गेम से आप लोग ना देश का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये समझ के चलिए, यहाँ से अगर आप लोग होते हैं तो ये मत देखिएगा कि कोई सब रास्ता बंद हो गया। एक रास्ता खुला है, जिसने हमें कब्र में गाड़ा है, मैं उसे ही कब्र में गाड़ दूंगा। जो देश के नेता बन के बैठे हुए हम लोगों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, सोचो जरा ये सोचो कि आप लोग सब इंजीनियर हैं, एक रेलवे ट्रैक बनाना है तो उसमें किसकी जरूरत है? सिविल इंजीनियर की। सिग्नल में किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रिकल की। वो सब क्या चलाएंगे? आर्ट वाले चलाएंगे, आर्ट वाले। हमसे उनसे कोई झगड़ा नहीं, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं। वो हमारे भाई है जो तैयारी कर रहे हैं, हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बात ये समझ के चलो, जिसने हम लोग के लिए ये पॉलिसी गलत बनाई है, हम लोग उसको गाड़ने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी आवाज सक्सेस होती है तो ठीक है, नहीं तो उसे ही हम गाड़ देंगे। और यहाँ पे जितने फैकल्टी आए हैं हुए हैं, उन सब के लिए जोरदार से ताली बजाइए, और तीन बार आवाज बुलंद करिएगा कि सरकार के कानों में आवाज गूंजे, सरकार के कानों में आवाज जाए। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बच्चा एक बार बैठिए यार, बच्चा इधर आ जाओ, बच्चा अपने सारे बच्चे इधर आइए, बेटा इधर बैठ जाओ। आप एक बार बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ एक बार, बेटा इधर आओ। अपने राज्य में जाके, जैसे हमारे बेटा बैठिए कि अपने राज्यों में जाके एक सुनियोजित तरीके से जब हम योजना बनाते हैं तभी काम सफल हो पाता है। ऐसे तो हम साल 2 साल लगातार कार्यक्रम करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ मतलब है। आपने कल्पना कीजिए कि जब ये मांग की शुरुआत होगी तो कितने ही लोग इस मांग के साथ में थे। बेटा बैठिए, एक बार बैठिए, कदम बढ़ाया है बच्चा, इधर बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बेटा, इधर से आ जाइए। आज हमारे साथ जो है युवा अल्लाह बोल से भैया अनुपम भैया है, और इन्होंने जो युवाओं के लिए है जो आवाज जो है वो कंटिन्यूअसली काफी टाइम से उठा रहे हैं। और जैसे युवा का कोई भी इश्यू, इनका जो एक तरह से मुहिम चली हुई है, दवाई कमाई और एक तरह से आपके रोजगार कमाई वाला, तो ये सारा जो है एक तरह से इनका काफी टाइम से मुद्दा जो है वो चल रहा है। और उसके लिए अनुपम भैया हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं। और अनुपम भैया एक तरह से युवा अल्लाह बोल के प्रेसिडेंट है, जो काफी टाइम से हमारे युवाओं के रोजगार से रिलेटेड, कमाई से रिलेटेड अपने इश्यूज को उठाते रहे। तो मैं भैया अनुपम भैया से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पहचान अलग है, तो ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से हमें जबरदस्ती सोचने वाली बात है। तो क्यों सबसे पहले तो दोस्तों आज जो आप लोगों ने एक फैसला लिया है, इम्पोर्टेंट फैसला लिया है, जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाए, थोड़ी देर बात करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि भाषण न दे, बात करें, आपसे इंटरेक्ट करें, आराम से बैठ जाइए, लोग बैठ सकते हैं। लोगों की अलग पहचान है, हमारी इतने करोड़ों की आबादी होते हुए भी हमारी पहचान क्यों नहीं? सबसे पहले तो हम एक स्लोगन लगाएंगे, साथ में नारा लगाएंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के बाद
जैसे मुख्य संयोजक देखिए, कुछ बातों को समझने की जरूरत है। पालन के अगुवा लोगों की जैसे निर्देश होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ा आयरॉनिकल होगा। ये तो आपको मुझे बताना चाहिए, तो मैं आके यहाँ खड़े होकर भाषण देने लग जाऊँ और बताने लग जाऊँ कि देश के इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ आज क्या हो रहा है। ये तो मैं आपसे लर्न करने सीखने आया हूँ, समझने आया हूँ। लेकिन जो बात मैं आपसे कर सकता हूँ, थोड़ी अथॉरिटी के साथ कर सकता हूँ, वो ये है, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ लिख कर अपना भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी के अवसर ढूंढ रहे हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, अपने घर परिवार को अपवर्ड मोबिलिटी देना चाहते हैं किसी ढंग से, वो लोग कुछ बातें हैं जो नहीं समझते। बिल्कुल मतलब बिना होता है ना, विदाउट मेंशनिंग वर्ड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा हमारा एक साथियों का, मित्रों का वर्ग है जो आज के समय में, आज के दौर में नहीं समझ रहा। वो भूल क्या करता है, उसको ये लगता है कि ये IRMS का मसला आया है तो रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड में कुछ दिक्कत है। SSC वाले जितने एस्पिरेंट्स होते हैं वो जब प्रोटेस्ट करते हैं, वो लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड है, उसमें बहुत बड़े सेक्शन को ये लगता है कि CGL में कुछ गड़बड़ी हो रही है, CHSL में कुछ हो गया, MPS में कुछ हो गया, उनको लगता है कि SSC का चेयरमैन SSC गड़बड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश में दबाव बनाएंगे, वीडियो के साथ कुछ हो, UP SSC वालों के साथ कुछ हो, उनको लगता है कि UP SSC में बहुत खामी है, गड़बड़ी है। अब मैं बिहार में देखिए, आज अभी मैं यहाँ आ रहा था, रास्ते में पता चला कि 50 शिक्षक अभ्यर्थियों को थाने में डिटेन कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया। वहाँ लगातार पटना में प्रदर्शन चलते रहते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के। उनको ये लगता है कि शिक्षा विभाग में जो अधिकारी है ना, वो लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है, आपके साथ हो रहा है। मैं ये बात लगातार कह रहा हूँ।